स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के कमेंट सेक्शन सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड कप जो अभी तक का पूरा मैच का जो ये पूरा वर्ल्ड कप घटित हुआ है, दैट वाज ए फिनोमिनल वर्ल्ड कप रहा। सबसे बड़ा जो रोल इस वर्ल्ड कप में जिसने सारे मैचेस बेहतर खेले हैं वो है बारिश, जिसने हर एक मौके पे अपना रंग दिखाया, अपना जलवा दिखाया। उसके बाद कुछ नई टीमें जो अंडरडॉग साबित हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप का समीकरण बदल दिया। बड़ी बड़ी टीमों के लिए जो एक रास्ता इजिली मैं कह सकता हूँ आसानी से कुछ अचीवर करने वाला था, उन टीमों ने, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, अच्छी से अच्छी टीमों का रास्ता उन्होंने बंद किया। पाकिस्तान का एक वो सेशन था जब वो किसी और के भरोसे कि नीदरलैंड हार, साउथ अफ्रीका हार जाए, नीदरलैंड जीत जाए, फिर हम अपना बांग्लादेश से मैच जीत जाए, उस बेस पे कि हम फिर फाइनल तक का अपना सफर तय करें, सेमीफाइनल का। और भारत का एक ओवर कॉन्फिडेंस जो इंडिया को ले डूबा, पाकिस्तान की भाई। इंग्लैंड ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बटलर ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है और इन सभी की वजह से ये दोनों ही टीमें, पाकिस्तान और इंग्लैंड, वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने। पाकिस्तान जो अमूमन रिजवान और बाबर आजम की बल्लेबाजी पे ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन इस बार शायद कुछ अलग होने वाला था। इंग्लैंड टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेलबर्न में जो ये मैच खेला जा रहा था, मेलबर्न की पिचेस के बारे में सभी जानते हैं, हाई स्कोरिंग मैच होता है, लेकिन वहां गेंदें, अच्छी गेंदें, तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। और ये खास वजह रही शुरुआती समय में जिस तरीके का मौसम का मिजाज था, हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी और उसका पूरा असर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज निकालना चाहते थे। इसीलिए इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआती जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब बल्लेबाजी करने आए, सैम करन, मैंने देखिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सैम करन के बारे में एक बात कही थी कि ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाला। बेन स्टोक्स के बारे में मैंने अपनी तरफ से भविष्यवाणी की थी कि ये दो प्लेयर ऐसे हैं क्योंकि जो अभी तक नहीं, क्योंकि बेन स्टोक्स और सैम करन दोनों ऐसे खिलाड़ी थे जिससे इससे पहले जितने भी श्रृंखलाएं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हुए, चाहे वो वेस्ट इंडीज के साथ हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, उसमें इन खिलाड़ियों का रोल कुछ खास और अच्छा रहा नहीं। उनकी तरफ से व्यक्तिगत प्रदर्शन इतने शानदार नहीं रहे, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ, सैम करन ऐसे फॉर्म में नजर आया कि उसके बाद इंग्लैंड टीम को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। बेन स्टोक्स शुरुआती ओवर निकालते, एक आध विकेट निकाले, बल्लेबाजी में दमखम, और आज इस फिनाले में जो बड़ा प्लेयर होता है वो चलता है। बाबर आजम ने चलाया सेमीफाइनल मैच में, इस मैच में बेन स्टोक्स। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान 15 के व्यक्तिगत स्कोर से सैम करन द्वारा बोल्ड, और वो गेंद देखिए, जब गेंद सैम करन की अमूमन गेंदें क्या होती है, जब गेंद को रिलीज करते हैं उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि आपको देख के लगेगा गेंद में स्विंग, नेचुरल स्विंग है। तो बाबर आजम जो एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, जब वो अपने आप को स्टांस पे, वो सबसे ज्यादा बैकफुट प्लेयर ज्यादा है, वो अपने फ्रंट फुट पे भी क्लियर करने को, लेकिन गेंद ने वहां से जो सीधा होकर एंगल बदला, वो मोहम्मद रिजवान के लिए काफी दिक्कत भरा रहा और उन्हें अपनी विकेट गंवानी पड़ी। बाबर आजम कुछ हद तक कोशिश करते रहे और जो मोहम्मद हारिस, जो अब तक के पाकिस्तान का मैं कहूँगा खवैया, जो नाव चलाना खवैया होता है, जो कि शिप का, मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान शिप का जो एक ड्राइवर, जिसने अभी तक मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को बहुत बखूबी निकाला। अपने 25 से 30 रन का जो स्कोर वो बनाते थे और जिस आक्रामकता के साथ वो बनाते थे, इसी बदौलत पाकिस्तान लास्ट 3 मैचेस उनकी बदौलत जीत पाई। लेकिन यहाँ इंग्लैंड की गेंदबाजों ने होमवर्क कर रखा था, बेन स्टोक्स ने होमवर्क कर रखा था, क्रिस वॉक्स, सैम करन, इन्होंने एक अच्छी रणनीति बना रखी थी इन गेंदबाजों के खिलाफ और इनकी विकेटों में जो एक, और उसका पूरा फायदा देखिए, जब एक एंड से प्रेशर बनता है, और मैं इस चीज की बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है कि जब आपके पास 1 से 2 गेंदबाज ऐसे होने चाहिए जो प्रेशर बिल्डअप कर सके। जब आप प्रेशर बिल्डअप करते हो ना किसी तरीके से सामने वाले खिलाड़ी पे, और वो इतना अच्छा है कि आप विकेट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उसको प्रेशराइज कर देते हैं कि अगर वो लिबर्टी चाहता है, अगर वो चाहता है कि वो खुल के आक्रामक शॉट खेले, तो वहां दाव पे उसे अपनी विकेट लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट द बिग, आई थिंक बिग डील होनी चाहिए कि आप खेल सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको अपनी विकेट दाव पे लगानी होगी। और इस डर से कि कहीं मेरी विकेट न निकल जाए, वो
जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा शेल में बंद कर लेता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है कि ठीक है ये समय थोड़ा बीतने दो, उसके बाद से मैं और दूसरे खिलाड़ी को कहता चार्ज अप को। तो वहाँ मोहम्मद हैरिस वही कोशिश, लेकिन जो 5-7 गेंदों से खाली हुई जो झुंझलाहट हुआ, और एक कमी जो बाबर आजम ने दिखाई। बाबर आजम की कैप्टनसी में पिछले 6 महीनों से देख रहा हूँ, आई थिंक कैप्टनसी में स्पार्क नहीं है। वो स्पार्क होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर स्पार्क होगा तभी आप सामने वाले खिलाड़ी में स्पार्क पैदा कर सकते हो। वो मोटिवेशनल जो वर्ड्स होते हैं ना वो बाबर आजम यूज नहीं कर रहे। जिस समय मोहम्मद हैरिस बल्लेबाजी कर रहे थे उसमें मोहम्मद हैरिस तकरीबन 4 से 5 गेंदे कंटिन्यू खाली कर रहे थे, और उसका असर ये था कि हर गेंद पर वो स्ट्रोक प्ले कर रहे थे। वहां बाबर आजम उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें बात करनी चाहिए थी कूल डाउन, समय नहीं बीत चुका है। आप इजिली पिच की जो बाउंस है उसको समझ लीजिए, गेंदबाज को देख लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद आप खेलिए आप अपने तरीके से, मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। ये बड़ा मैच है, ये फाइनल है, यहाँ हम अपनी विकेट को फेंक नहीं सकते किसी भी तरीके से। उस समय इस तरीके की आत्मकता की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं था और यहाँ हमें जीतना ही जीतना। ये कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स हैं जो बाबर आजम को जरूर यूज करने चाहिए थे मोहम्मद हैरिस के लिए, लेकिन वहां वो चुप गए। हैरिस 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे वो वही झुंझलाहट, और इस झुंझलाहट का पूरा फायदा बटलर जो स्टंप कैमरे विकेट के पीछे से पूरी तरीके से इस पूरे मैच पे नजर रखे हुए थे। वो अपने गेंदबाजों को पूरी नसीहत दे रहे थे, और वो जब उन्होंने मोहम्मद हैरिस को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया, वहां लेग ब्रेक आदिल रशीद को लेके आए। वो जानते हैं कि स्पिन के खिलाफ कोई भी जब झुंझलाहट में होता है तो चाहता है कि मैं खुल के स्ट्रोक लगाऊं, और वहां आदिल रशीद ने कोई गलती नहीं की। एक गेंद बिल्कुल वो गेंद उनके स्लॉट में थी, बस वहां से हल्की सी स्पिन हो गई और वो कैच हवा में बेन स्टोक्स ने इजिली कैच आउट किया। उसके बाद बाबर आजम का विकेट भी कॉटन बॉल आदिल रशीद, और देखिए बाबर आजम की जो विकेट गई थी जब कॉटन बॉल, क्योंकि जब गेंद बाबर आजम राइट हैंड से जब टिप्पा पड़ने के बाद जब गेंद बाहर स्पिन हो रही, लेग स्पिनर की यही दिक्कत है, और बाबर आजम उसे उस गेंद को जब स्टीयर करने के लिए गए, जब उसे स्टीयर कर रहे हैं तो वहां वो बॉल के मीठी ब्लो जिसे हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में एक वर्ड्स है मीठी ब्लो, जब बॉल बल्ले को उस हिस्से पे संपर्क करती है जहां से गेंद का 101% बाउंड्री लगना तय होता है, दैट द पॉइंट वी कॉल मीठी ब्लो। और वहां जब वो गेंद संपर्क करते हैं उसके बाद अगर, क्योंकि ऐसे स्ट्रोक्स में क्या होता है कि गेंद कहीं ना कहीं आपके पैड में वो संपर्क करती है बल्ला, और वो फुल फ्लो नहीं मिल पाता, और वहां पर कॉटन बॉल के चांसेस होते। और आदिल रशीद ने 2 विकेट निकाल के पाकिस्तानी खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। शान मसूद बाबर आजम सही के खिलाड़ी हैं, स्लो डाउन खेलते हैं, रन अप बॉल बैटिंग करते हैं। इस मैच में 28 गेंदों में 38 रन, 2 चौके 1 छक्के से, लेकिन शादाब खान 20 रन, लेकिन इसके अलावा कोई बल्लेबाज, और टोटल स्कोर 137 रन पाकिस्तान ने बनाए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे। तो आई थिंक पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार होकर नहीं आए थे, होमवर्क नहीं किया था कि कैसे इंग्लैंड के खिलाड़ी से डील करना है। उनको ये लगा कि ठीक है मोहम्मद रिजवान एज ए गुड फॉर्म, मेरा फॉर्म वापस आ चुका है तो हम एक अच्छा थ्रोबैक करेंगे, अच्छा स्टार्टअप लेंगे। उसके बाद से हैरिस का बल्ला चल रहा है, शादाब, नवाज, शान मसूद, तो हमारा इफ्तिकार अहमद, लॉट्स ऑफ मैचेस मिडिल डाउन उन्होंने अपने बल्ले के दम पे पाकिस्तान को जिताया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये एक जहन में चल रहा होगा कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 50 से 60 रन देते हैं तो मिडिल ऑर्डर इस सक्षम है कि 170 to 80 का टारगेट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है और उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन उसे हैंडल करने की जरूरत है दोस्तों। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी, स्टोक्स 4 ओवर में 32 रन 1 विकेट, इस बड़े मैच में 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, और कहीं ना कहीं वो जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है ना वहां वो ठीक फिट बैठता है तो बेन स्टोक्स। उसके बाद क्रिस वॉक्स 3 ओवर 26 रन, सैम करन 4 ओवर 12 रन 3 विकेट, और जिस खिलाड़ी ने अगर ये फाइनल जो कोई जीता तो जिसके दम पे जीता वो सैम करन है। उसके बाद आदिल रशीद 4 ओवर 1 मिनट 22 रन 2 विकेट, क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट, लिविंगस्टोन ने 1 ओवर में 16 रन, इकलौते महंगे गेंदबाज में कहूँ। और देखिए एक अच्छी रणनीति बताऊं जो इंग्लैंड टीम ने इंडिया के खिलाफ शुरू की, क्रिस जॉर्डन को कहीं नहीं थे वो, कहीं किसी
चर्चा में नहीं थी, सडनली उनको वहां लाया गया और सेमीफाइनल मैचेस में। और ये ना थिंक टैंक की वैल्यू होती है कि आप किस तरीके से सोचते हो। आपको हमेशा ऑपोजिशन से 2 कदम आगे की सोचना होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसको सोच के उसके खिलाफ रणनीति बनानी होती है। और शायद यही भारतीय थिंक टैंक कहीं ना कहीं चूक कर गए। आई डोंट नो, राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ द बेस्ट कोच एवर हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में कह सकता हूँ, जितना मैंने देखा। क्योंकि उनकी रणनीति में वो स्पार्क है, वो मोटिवेशनल स्पीच देना जानते हैं, वो खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। तो राहुल द्रविड़ की गलती नहीं कहूंगा, ही इज द लेजेंड। लेकिन कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हुई है, इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा ने जो किया था, दैट वाज स्लैप फॉर ऑल इंडियन फैंस। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजी रही, उसने कहीं ना कहीं वो स्कोर दिया बल्लेबाजों को जो अचीवर हो सकता था बल्लेबाजी के लिए। जोश बटलर और एलेक्स हेल्स शुरुआत में ही शाहिन आफरीदी की गेंदबाजी का शिकार हुआ। शाहिन आफरीदी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक जब हाई आर्म एक्शन से गेंद डिलीवर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जड़ में गेंदें अच्छी करते हैं, स्विंग उनके पास अच्छा है। और एलेक्स हेल्स के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ बल्ला फेंकना जानते हैं। बहुत कम चांसेस है कि वो इस तरीके का सिचुएशन में भी अपने आप को ठहराव दे, थोड़ा समय दे। और यही हुआ, 1 रन के स्कोर पे शाहिन आफरीदी ने बोल्ड कर दिया। लेकिन फिल सॉल्ट का विकेट हरीश श्रॉफ ने जहां मैच फंसाया था, हरीश श्रॉफ ने बैक टू बैक 2 विकेट निकाली, जोश बटलर की और उसकी फिल सॉल्ट की। क्योंकि उस समय बटलर का वो एक फ्लो दिख रहा था, 17 गेंदों में 26 रन। और वहां निशम शाह का 1 ओवर जो अच्छी पिटाई हुई थी बटलर के द्वारा, लेकिन उसके बाद से उनकी विकेट निकाली। और इस मैच में, पूरे मैच में जो मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से पूरी पारी चली है पूरे वर्ल्ड मैच में, बैन स्टोक्स, हैरी ब्रूक और सामने थे निशम शाह। निशम शाह की आपने गेंदबाजी देखी, 2 गेंदबाजी उनका, लास्ट के 2 एक स्पेल था 2 ओवर का, उसको कहते हैं गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी। और ये वो आपने देखा होगा जब वो बैन स्टोक्स और हैरी ब्रूक्स की जब वो बल्ला आ पाता, उससे पहले तो गेंद कीपर के ग्लव्स में पहुंच जा रही थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और इसका उदाहरण जब मिला, जब हैरी ब्रूक्स झुंझलाहट में स्ट्रोक्स खेलने जा रहे थे, वो आगे बढ़ के चार्ज अप कर रहे थे, उसके बावजूद भी गेंद संपर्क में नहीं आ रही थी। और यहाँ जो था ना, जब वो शादाब खान का ओवर लेके आए, जब 2 ओवर हैरी ब्रूक्स ने निकाले बहुत शानदार, वह शादाब खान का 1 ओवर उन्हें रोकना चाहिए था। वहां पर शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम, इनसे गेंदबाजी करा सकते थे। वो प्रेशराइज सिचुएशन वहां बन चुका था। शादाब का 1 ओवर, हारिस के निशम शाह के 2 ओवर और 3 ओवरों ने ऐसा प्रेशर बना दिए थे, जो रन रेट 6 रन प्रति ओवर से आस्किंग रेट थी, वो 8 रन तक पहुंच गई थी। और वहां पर शाहीन या हरीश रऊफ का 1 ओवर जरूर ब्रेक थ्रू रहा था और फिर ये मैच फंसता। लेकिन पाकिस्तान टीम शायद कहीं ना कहीं अपनी उस और वो एनर्जी अंदर नहीं थी, वो बाबर आजम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। उनको ये लग रहा था कि, और फिर शाहिन अफरीदी का वो एंकल पुल हो जाना, कहीं ना कहीं वो दिक्कतें सारी उनके अंदर पेश आ थी। फिर भी इफ्तिकार का ओवर देने से बेहतर था कि इफ्तिकार को रोका जाता लास्ट ओवर तक, और शाहीन, हरीश और उसके बाद मोहम्मद वसीम की गेंदबाजी से कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाता। बेयरस्टो पूरे एंड तक टिके रहे और शानदार बल्लेबाजी 50 की और अपने दम पे मैच को जिता के लेंगे। ये एक खिलाड़ी की, एक जुझारू खिलाड़ी की पहचान है। उस खिलाड़ी में बहुत दम है। बेन स्टोक्स कहीं ना कहीं फ्लिंटॉफ की याद दिलाते, फ्लिंटॉफ में भी यही सब गुण थे। इसी इंग्लैंड की टीम में कुछ एक ऐसे ऑलराउंडर आ जाते हैं जो अपने दम पर इतिहास रच जाते हैं, और उनमें से एक है बेन स्टोक्स। सैम करन और बेन स्टोक्स दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया इस फाइनल में, सैम करन ने गेंदबाजी में पाकिस्तानी टीम की बखिया उधेड़ के रख दी थी, और बल्लेबाजी में मुश्किल घड़ों में बेन स्टोक्स ने संयम, तजुर्बा और धैर्य का परिचय दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का विनर बन पाए। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द इंग्लैंड टीम एंड इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों को और उनके देशवासियों को। बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा, और ये दिख रहा था जब से बटलर कैप्टनसी उनके हाथ में थी, तब से चीजें देख रही थी। शुरुआती जो बटलर जहाँ कैप्टनसी मिली, वो आयरलैंड का दौरा, जहाँ कहीं ना कहीं झुंझलाहट थी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बटलर टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे। फिर वो पाकिस्तान दौरे में उनका न जाना, I think lots of things asking by the good and bad situation, उस तरीके की सिचुएशन कुछ फेस हो रही थी, लेकिन बटलर ने
आपा नहीं खोया, संयम नहीं खोया और धैर्य के साथ इस वर्ल्ड कप को जीत कर अपने देशवासियों को बहुत शानदार गिफ्ट दिया। तो मैं बटलर एंड की टीम को बहुत सारा थैंक यू देना चाहूंगा। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।